योग कोई चिकित्सा विज्ञान नहीं है, अपितु प्रकृति की दिव्यता से जुड़ने की कला का नाम है। मैं आपको प्रमाण देता हूँ। अगर मेरे हाथ की उंगली कट जाए तो मुझे सर्जन के पास जाना पड़ेगा या नहीं, बताइए आप। तो ये भ्रम है। एक्चुअली योग प्रकृति की दिव्यता से जुड़ने की कला का नाम है। ऐसे ही भारतीय समाज में मौजूद वर्ण व्यवस्था शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय तथा ब्राह्मण मानव शरीर के भीतर की स्थिति है, जिसे ठीक से समझकर इस धरती पर एक हंसता खेलता मानव आकार ले सकता है। संसार का कोई भी व्यक्ति किसी भी ज्ञान के बल पे श्वास लेते समय एक स्वर का उद्घोष नहीं कर सकता। प्रकृति की दिव्य भाषा मौन है। अगर हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे नहीं तो वो निरंतर बढ़ती चली जाएगी। आज मैं आपको प्रमाण देता हूं कि ये जो शरीर है ये कैसे काम करता है। शरीर से प्रबल इंद्रियां हैं, इस शरीर का इस्तेमाल करती हैं। मैं आपको प्रमाण दूंगा। आप बताइए, भूख पेट को लगती है या दिमाग को? अगर आप सोचते हैं कि पेट को भूख लगती है तो ध्यान से सुनिए। आपका पेट भर गया, ऐसे जैसे अभी पेट फट जाएगा ऐसा लगने लगा, और अचानक आपको आपकी पसंद का व्यंजन सामने रख दिया गया, फिर आप खाने लग जाएंगे। तो इसका मतलब उस पेट का भूख से कोई संबंध नहीं है, दिमाग से है। वो तो एक पात्र है। तो शरीर से प्रबल इंद्रियां हैं, वो इसका इस्तेमाल करती है। फिर इंद्रियों से प्रबल मन है, यानी विचारों का समूह, वो इंद्रियों को भी अपने अधीन कर लेता है। कभी हम राजा बनते हैं, कभी भिखारी बनते हैं, कभी हम हिंसक पशु बनते हैं, कभी हम देवता तुल्य हो जाते हैं। ठीक है। तो इंद्रियों से प्रबल मन है, लेकिन मन से प्रबल चित्त है, अवचेतन मन। यह अवचेतन मन बहुत सूक्ष्म तरंगों को पकड़ता है। ऐसे मान लीजिए, मैं इसको सरल कर देता हूं कि हमारी सामाजिक व्यवस्था में हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध वगैरह बन जाते हैं, लेकिन हम प्रकट कैसे हुए थे? एक अबोध बालक, कच्ची मिट्टी की तरह, और समाज ने हमें अपनी जंजीरों में बांध लिया। मान लो मैं सनातन हो गया, सनातन कुल में पैदा हुआ, सनातन हो गया। कोई मुस्लिम हो गया, कोई सिख हो गया, कोई ईसाई हो गया, कोई जैन हो गया, कोई बौद्ध हो गया। लेकिन प्रकृति ने तो ऐसा थोड़ी प्रकट किया था। ये बाउंड्रीज तो हमने बनाई है। तो चित्त बाउंड्रीज बनाती है और उसको तोड़ता है अहंकार। अच्छा, मैं इतना बड़ा आदमी, क्या होता है ये सब कुछ नहीं, मैं जो कर रहा हूँ सही है। तो धन के बल पे, सत्ता के बल पे आदमी को दबाना चाहता है। तो मुझे भगत सिंह याद आते हैं। भगत सिंह कहते थे, 23 साल का नौजवान, कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण करे, बस ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। ये सच्चे लोकतंत्र की परिकल्पना थी, इसलिए वो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया। 23 साल का नौजवान ये कहते हुए कि मुझे छलनी करो गोलियों से, और मेरे शरीर से जो रक्त बहेगा वो बीज बनेगा, और वो बीज अनगिनत भगत सिंह पैदा करेगा, और ये देश आज़ाद होगा। आज़ादी के मायने क्या है? पहले मानव शरीर को पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अहंकार से प्रबल आत्मा है, जो एकदम कैमरे की आंख की तरह हमारे भीतर बैठी सब कुछ देख रही है वो। और आत्मा परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। उसे हम छू भी नहीं सकते। अमल है ना, वो मल रहित है। प्रकृति ने ये सारा जो संदेश दिया है, इसको भारतीय ऋषियों ने समझा, और प्राण के जरिए आत्मा परमात्मा को सेतु बना दिया इस शरीर को। आप ध्यान से समझिएगा, जो श्वास ले रहे हैं आप, ये जीवन है, और जो प्रश्वास छोड़ रहे हैं आप, यही मृत्यु है। यह आत्मा और परमात्मा के मिलन की कहानी है। परमात्मा जब श्वास भेजता है तो जीवन गतिशील होता है,
और जैसे ही आत्मा यहाँ से प्रश्वास करती है और जीवन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये सेतु है मानव शरीर। इस सेतु को हमें समझना है, और जब आप इस दृश्य को ठीक से समझने लग जाएंगे तो सारे जगत में आप अपना ही स्वरूप देखेंगे। यहाँ आके सनातन संस्कृति खड़ी हो जाती है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, सब जीवों से प्यार करो, यहाँ कोई नहीं पराया। इतना विराट स्वरूप है सनातन संस्कृति का। इसी की सारी मानव जाति को जरूरत है ताकि इस धरती पर हंसता खेलता मानव आकार ले सके। और ये बहुत ही सरल है। 299 महापुरुषों ने मिलकर भारतीय संविधान की रचना में इन सारी चीज़ों को स्थान दिया। कैसे हम एक दूसरे की मदद करेंगे शरीर के अंगों की तरह, कैसे समानता का भाव पैदा होगा, कैसे नागरिक दायित्व बोध जागेगा, कैसे कर्तव्य तथा अधिकार के मध्य संतुलन बनाएंगे, ये सब कुछ संविधान में समाहित किया गया है। कितनी अलौकिक अद्भुत बात है कि हमारे पूर्वज कितने महान थे। उन्होंने हर चीज को दृष्टिपात करते हुए रास्ता खोजा, और एक उच्च कोटि का मानव कैसे भारत की भूमि से इस संपूर्ण मानव जाति को खुशहाल बनाएगा, ये स्रोत प्रकट किया। इसलिए मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे पवित्र ग्रंथ भारतीय संविधान है, जो हमें बराबरी का हक देता है, राजा और रंक का भेद मिटा देता है। कितना अलौकिक है। आपको याद होगा 1971 में प्रिवी पर समाप्त किया गया था। राजा महाराजाओं को विशेष अधिकार थे, उनको बहुत पैसा दिया जाता था। लेकिन जब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने देखा कि इससे हमारा जो है घाटा बढ़ता चला जा रहा है, तो उन्होंने कानून पास करवा दिया कि नहीं, अब ये प्रिवी पर समाप्त, कोई राजा महाराजा नहीं रहेंगे, सब आम नागरिक हैं। और समझिए इस आम नागरिक की जो शक्ति है, मतलब जिसे आपको सम्राट बनाकर प्रकट किया गया, वो है आपका वोट। और वोट से जब आप सच्चे अच्छे प्रतिनिधि चुनेंगे, लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले, तो भारत की धरती पे स्वर्ग उतरेगा। यकीनन सारी दुनिया की लीडरशिप करेगा भारत। तो भारतीय संविधान को पढ़िए, यह हमें कर्तव्यता और अधिकार के मध्य संतुलन बनाना सिखाता है, यह राजा और रंक का भेद मिटाता है, ऊंच नीच की सारी परिस्थितियों को समाप्त करता है, सामाजिक समरसता, समानता, बराबरी के व्यवहार का मौका देता है। लेकिन ये संभव कब होगा? जब हम अपने वोट का सदुपयोग करना सीखेंगे। अगर आप थोड़े से प्रलोभन से अपने मत के दान को गलत इस्तेमाल कर लेंगे, तब दृश्य नहीं बदला जा सकता। देखिए, अब राजनीतिक विचारधारा लगभग समाप्ति की ओर है, क्योंकि एक ज़माना था राजनीति सेवा का माध्यम हुआ करती थी। आजकल लोगों ने इसे बिजनेस बना लिया है, उद्योग बना लिया, एक ऐसा उद्योग जो बिना इन्वेस्टमेंट के अरबों रुपए कमा के दे सकता है। आप अपने इर्द गिर्द देखिए, जो आपके एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, उनकी तनख्वाह कितनी होती है? तो उनके पास करोड़ों रुपए कहाँ से आ जाते हैं? उनके स्रोत क्या हैं? सूचना के अधिकार का इस्तेमाल कीजिए, उन्हें बराबरी का समझिए, और छोटा समझिए वो आपके भिखारी हैं। आपके वोट से उस स्थिति तक पहुँचे हैं, वो आपके वोट से शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। तो अपने वोट का सदुपयोग करना सीखिए। हमारे देश के पंत प्रधान ने 66 अरब रुपए अपना विराट व्यक्तित्व दिखाने के लिए खर्च किए हैं। 66 अरब रुपए, आप कल्पना कर सकते हैं? जिस देश का बचपन भूखा हो, तो जनप्रतिनिधियों का क्या धर्म है? वो अपने धर्म को याद नहीं रख पा रहे हैं। आपको याद दिलाना है अपने वोट की शक्ति से। इतिहास बन जाएगा, एक नया इतिहास, कि भारत की धरती से एक सच्चे लोकतंत्र का उदय हुआ था और दुनिया में हंसता खेलता मानव प्रकट हुआ था। आज क्या हो रहा है? योग संस्कृति भोग की ओर, भोग संस्कृति योग की ओर विपरीत दिशाओं में अनुलोम विलोम कर रही है। अरे पैसे से आप गेहूं खरीद सकते हो, पैदा नहीं कर सकते। पैदा करने के लिए धरती पुत्र बनना पड़ता है, प्रकृति से प्यार करना सीखना पड़ता है, तब धरती की कोख से फसलें लहलाती है।
मैं हमेशा कहता हूँ जीवन एक प्रतिध्वनि है, देर सवेर हमें वही सब कुछ मिलता है जो हम प्रकृति की बगिया में समाहित करते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, इतना याद रखना, प्रकृति का फॉर्मेट बिल्कुल स्थायी है। हिंसा का फल दुख, दया का फल आनंद। इस फॉर्मेट को दुनिया का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर हमारी सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से पहुंच गया हो, वो इस फॉर्मेट को नहीं बदल सकता, क्योंकि प्रकृति का जीवन बहुत सरल है। ये जो पंच महाभूत आपको दिख रहे हैं, जल 100 डिग्री पे भाप बन जाता है, तो जल में अग्नि और अग्नि में जल प्रकट करने की क्षमता है। 100 डिग्री पे जाके भाप बन जाएगा और आसमान की ऊंचाई नाप देगा। फिर बादलों से एक एक बूंद औषधि शक्ति का खजाना बनकर प्रकट होगा। धरती बोए बीज का विस्तार करती चली जाती है, जैसा बीज वैसा परिणाम। आकाश रिक्त है, शब्द ध्वनि के सेवक हैं। मान लो मैं हिंदी जानता हूँ, तो यहाँ तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, अनगिनत भाषाएं, दुनिया में कितनी भाषाएं हैं, हम एक दूसरे की भाषा के साथ आदान प्रदान नहीं कर सकते। मुझे लोग कहते हैं कि आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए कि आप हिंदी में बोलो, वो सामने वाले को उसकी लैंग्वेज में सुना देगा। ऐसा नहीं हो सकता, ये भ्रम है। आप गूगल पे चेक कर लो, विचार ही मन है, लिखिएगा आप, विचार ही मन है, और फिर उसका इंग्लिश जो आए, फिर उसको इंग्लिश को वापस हिंदी में ट्रांसलेट करना, तो देखो ध्वनि बदल जाएगी। ये ऐसे ही जैसे मैं कहूँ कि मैं आज अजमेर जा रहा हूँ और सुनाई देगा कि मैं आज मर गया हूँ, तो ये जो भावना है शब्दों की, इसको समझिए। हिंदी के पास 10 लाख शब्द हैं, अंग्रेजी के पास 2.5 लाख शब्द हैं, तो वो शब्द कहाँ से प्रकट कर लेंगे। चलिए मैं एक शब्द छोड़ के जा रहा हूँ, मन। अंग्रेजी में मन को क्या कहते हैं, खोजिएगा डिक्शनरी में। डिक्शनरी में लिखा ही नहीं गया है, तो कहाँ से खोज लोगे आप। कोई कहेगा माइंड है, मस्तिष्क, कोई कहेगा हार्ट है, हृदय। तो बात समझिएगा, जब उनके पास शब्द ही नहीं है तो वो फिर शब्दों को भावना से समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिसमें साइलेंट रहते हैं, जैसे किसान, फार्मर, अब उसमें आर साइलेंट है, सब फार्मर बोलते हैं, फॉर्मर। ऐसी बहुत सी त्रुटियां जो हमें सुधारने की ज़रूरत है। जब हम सुधारेंगे और गलतियां दोहराएंगे नहीं, तो एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। तो मेरा आज के एपिसोड में इतना ही कहना है कि अपने वोट की शक्ति को पहचानिए। और राजनीतिक विचारधाराओं के दिन लद गए, अब खरीद फरोख्त बढ़ चुकी है, मंडी बन गई है। अच्छे सच्चे लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाले बच्चों को मौका दीजिए। इससे आपका जीवन तो बदलेगा ही, आपके आने वाली नस्लों को भी एक खूबसूरत लोकतांत्रिक देश मिलेगा, बराबरी का हक मिलेगा, सबको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, ऊंच नीच की भावना खत्म होगी। भारतीय संविधान में यही संदेश देता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए प्रकृति से प्यार करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, और इस धरती पर आने वाले हर नवजात शिशु को उसके भीतर सुप्त विवेकानंद को जागृत करके एक संपूर्ण मानव को आकार देंगे। जय हिंद, जय भारत।